morning students, welcome to Bhartiya online classes. Today we will study chapter number 14, atom. In previous lecture we studied about J.J. Thomson atomic model and then alpha scattering experiment by Rutherford model. तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे. आज हम नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल स्टडी करेंगे जिसमें नील्स बोर अपने 3 पोस्टुलेट्स देंगे और उन 3 पोस्टुलेट्स के बेसिस पे बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पोस्टुलेट्स ऑफ नील्स बोर. Niels Bohr gave 3 postulates. One by one we will understand all the 3 postulates, and on the basis of these 3 postulates we will derive the relation for radius of orbit, velocity of orbit, time period of orbit, frequency of orbit and energy in any orbit. So what was the first postulate? First postulate was electron revolve around nucleus in stationary orbit. Here we are using a specific word, stationary orbit. What are stationary orbits we will discuss later, but for some hint I will tell you that stationary orbit are those orbits in which energy will not come from outside and energy will not go outside. यानी कि stationary orbits वो orbit होते हैं जिसमें ना तो energy बाहर जाती है ना बाहर से अंदर आती है. तो नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस. अब कोई चीज अगर रिवॉल्व करेगी तो रिवॉल्व करने के लिए, सर्कुलर मोशन करने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा? नील्स बोर ने कहा कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कराएगा. यानी कि फॉर एग्जांपल हम समझ लें ये अगर एटम है और अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे Ze चार्ज होता है पॉजिटिव नेचर का, और इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट्स में अराउंड न्यूक्लियस, तो इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कराने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी. वो फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. यानी कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी जो कूलॉम्स लॉ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, K(Q1Q2)/R². तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन कराने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. तो लेट अस सी व्हाट वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट. फर्स्ट पोस्टुलेट इज इलेक्ट्रॉन revolve around nucleus in stationary orbits and the required centripetal force is provided by electrostatic force between nucleus and electron. ओके, यहां से अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r. अब ध्यान दीजिए कि v वेलोसिटी है. मान लीजिए हम पीरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में भी फर्स्ट ऑर्बिट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है. इस तरीके से आगे चलते जाएंगे, हीलियम, लिथियम या कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो सभी में बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं. तो लोग बार बार पूछेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी बता दी, तो सेकंड में बताइए, रेडियस बतानी है फर्स्ट की, सेकंड की बताइए. तो इसमें मान लिया कि किसी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उस nth ऑर्बिट की रेडियस Rn है और वेलोसिटी Vn है. तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर एनी nth ऑर्बिट इज mvn²/Rn will be provided by electrostatic force acting between nucleus and electron. So what is electrostatic force? That was 1/4 pi epsilon naught multiplied by मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस. एक चार्ज का मैग्नीट्यूड E है, दूसरे का Ze है, तो Ze² अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑर्बिट की रेडियस के बराबर होगा, तो Rn का स्क्वायर. इक्वेशन नंबर फर्स्ट.
बाय फर्स्ट पोस्टुलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तीनों पोस्टुलेट में 3 फॉर्मूलाज बनेंगे, वो तीनों फॉर्मूलाज फर्दर डेरिवेशंस में हमारे काम आएंगे। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स and the required centrifugal force is provided by electrostatic force between nucleus and electron। तो फॉर्मूला बन गया mv square upon r equal to ze square upon 4 pi epsilon naught rn square। This was the first postulate। Now later on we will move towards the next postulate, postulate number second। अब देखिए सेकंड पोस्टुलेट में ये बताया गया कि जैसे कि किसी भी एलिमेंट में बहुत सारे ऑर्बिट्स हो सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। मान लीजिए हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, E1, E2 एंड E3, और ऑर्बिट भी 3 है हमारे पास। ऑर्बिट नंबर फर्स्ट, ऑर्बिट नंबर सेकंड एंड ऑर्बिट नंबर 3। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने मन से ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो ऑर्बिट में कि भाई E1 ने कहा मैं तो ट्रैक नंबर 1 में ऑर्बिट नंबर 1 में दौड़ूंगा, E2 ने कहा 2 में, E3 ने कहा 3 में। नहीं, इनको ऑर्बिट्स प्रोवाइड करने के लिए सेकंड पोस्टुलेट दिया गया और ये बताया गया कि सेकंड पोस्टुलेट, लेट अस सी व्हाट इज सेकंड पोस्टुलेट। इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व only in those orbits for which its angular momentum will be multiple integral of h upon 2 pi। इसका मतलब क्या है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है पहले जानते हैं। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता था मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम यानी कि रोटेशनल मोशन में आ रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ यानी कि mvr। तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvr। अगर हम nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो रेडियस rn हो जाएगी और उसमें वेलोसिटी vn हो जाएगी। और ये इक्वल टू ये बता रहा है मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब n मल्टीप्लाइड बाय जो भी टर्म लिखी है तो ये हो जाएगा nh अपॉन 2 पाई। ये सेकंड इक्वेशन है नोन एज सेकंड पोस्टुलेट ऑफ नील्स बोर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पोस्टुलेट मैंने बताया, तीनों से 3 फॉर्मूलाज आएंगे और उन्हीं तीनों फॉर्मूलाज से हम इस पूरे चैप्टर को आगे कंप्लीट कर देंगे जो कि बहुत ही सिंपल है। बस आप स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए, ट्रिक्स को समझते रहिए। तो कहने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 ऑर्बिट हैं, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन? अपने मन से ही इलेक्ट्रॉन अपने आप चूज नहीं कर लेंगे अपने ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उसके लिए जरूरी है, जैसे कि ऑर्बिट नंबर फर्स्ट है तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvn इक्वल टू n की वैल्यू 1 हो जाएगी h अपॉन 2 पाई। इन तीनों इलेक्ट्रॉन में से जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के बराबर आ जाएगा वो कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा? फर्स्ट में। इसी तरीके से ऑर्बिट नंबर 2 के लिए mvn इक्वल टू n की वैल्यू 2 हो जाएगी इधर, तो मैं लिखूंगा 2h अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल। इन तीनों इलेक्ट्रॉन में से जिसका भी एंगुलर मोमेंटम h अपॉन पाई के बराबर आ जाएगा वो ऑर्बिट नंबर 2 में रिवॉल्व करेगा। सिमिलरली अगर ऑर्बिट नंबर 3 के लिए बात करूं तो ऑर्बिट नंबर 3 के लिए n की वैल्यू 3h अपॉन 2 पाई। जिस भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम विल बिकम इक्वल टू 3 अपॉन 2h अपॉन पाई विल रिवॉल्व इन थर्ड ऑर्बिट। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अपने आप ही अपने हिसाब से ही किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा बाय सेकंड पोस्टुलेट। जिस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम उस ऑर्बिट के h अपॉन 2 पाई के बराबर आएगा, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली ऑन दोज ऑर्बिट्स। तो ये है हमारा सेकंड पोस्टुलेट। ओके, जिसको नील्स बोर अच्छे तरीके से समझा नहीं पाए, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ नील्स बोर एटम मॉडल। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस सी द थर्ड पोस्टुलेट। देखिए थर्ड पोस्टुलेट जो हमने पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और उसका एक फेलियर था। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाया। स्टेबिलिटी ऑफ एटम में उसने कहा था कि भैया इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी विल डिक्रीज एंड इन द लास्ट इट विल फॉल इनटू न्यूक्लियस एंड एटम विल बिकम अनस्टेबल। यहां पर नील्स बोर उस चीज को रिकवर कर रहे हैं और बता रहे हैं थर्ड पोस्टुलेट में क्या बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए।
while revolving in stationary orbits, electron will not emit energy. ओके, यानी कि स्टेशनरी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी को इमिट नहीं करेगा, यानी कि उसका एनर्जी लॉस नहीं होगा। एनर्जी लॉस नहीं होगा तो वो न्यूक्लियस में जाके गिरेगा भी नहीं और एटम स्टेबल बन जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट कुछ इस तरह के है, जैसे आपने चाय का कप लिया हुआ है, कप ऑफ टी, एंड इफ एनी इंसेक्ट इज ड्रॉप्ड इन दैट टी, अगर कोई कीड़ा या कोई इंसेक्ट उस टी में पड़ गया, मक्खी पड़ गई मान लीजिए, तो वेव्स बनेंगी। वो वेव्स कप से बाहर नहीं जाएंगी और कप के बाहर से आने वाली हवा अंदर वेव्स नहीं बनाएंगी, यानी कि एक बाउंड्री, एक लिमिट होगी जो एनर्जी को बाहर नहीं जाने देगी, ना ही एनर्जी को अंदर आने देगी। तो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा बिना एनर्जी लॉस किए, ना एनर्जी गेन किए। ठीक है, बट साथ साथ इन्होंने ये भी बताया इलेक्ट्रॉन, कहते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी देन it will transit from lower to higher orbit, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते समय ना तो एनर्जी लेगा ना एनर्जी देगा, लेकिन अगर वो एनर्जी लेता है तो वो ट्रांजिट कर जाएगा, मूव कर जाएगा लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में। ताकत आएगी तो ऊपर चढ़ाई करनी शुरू कर देगा, तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा अगर एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, एंड विल इमिट एनर्जी व्हेन ट्रांजिट फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट। इसका मतलब, और जब वो ऊपर हायर ऑर्बिट से वापस नीचे आएगा, एक्साइटेड स्टेट से वापस नीचे ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो जितनी एनर्जी उसने ली थी उसको वो इमिट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है तो फोटोन क्या है? क्वांटा ऑफ एनर्जी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है, उस रेस्ट मास इज 0 एंड इलेक्ट्रिकली इज न्यूट्रल, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे। तो ये बताया गया कि जब वो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी लेगा तो हायर स्टेट में जाएगा, और जब वापस हायर से लोअर स्टेट में आएगा, नीचे वाले ऑर्बिट में आएगा, तो वही फोटोन एनर्जी वो इमिट कर देगा, छोड़ देगा। तो यहां से अगर मुझे किन्हीं दो ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी गैप बताना है कि भाई जस्ट सेकंड की एनर्जी और 1 की एनर्जी में कितना डिफरेंस होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर। भाई फोटोन खाया तो ऊपर गया सेकंड में, और जब नीचे आया तो फोटोन छोड़ दिया। तो किन्हीं दो ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? डेल्टा EN is equals to EN2 minus EN1, higher energy minus lower energy, equals to energy of photon, और energy of photon होती है h mu। h क्या है यहाँ पर? प्लांक कांस्टेंट, पिछले सेकंड पोस्टुलेट में भी आया था, देख लीजिए h क्या है यहाँ पर बता रहे हैं। h को कहते हैं प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है h is equals to 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। क्लियर? तो यहां पर ये h है प्लांक कांस्टेंट, और म्यू क्या है? म्यू है फ्रीक्वेंसी। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है c अपॉन लैम्डा। c क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लैम्डा होता है वेवलेंथ। तो म्यू को लिख सकते हैं h c अपॉन लैम्डा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3 और थर्ड पोस्टुलेट। यहां पर ये c अपॉन लैम्डा कैसे आया? यहां बता दिया कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्डा, जो हम रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ चुके हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, यहां पर ये नील्स बोर ने 3 पोस्टुलेट दिए। इन 3 पोस्टुलेट्स की मदद से नील्स बोर एलिमेंट के लिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस, एक यूनिक फॉर्मूला बनाएंगे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, और उससे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड की रेडियस निकाल सकते हैं। सिमिलरली उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी तो Vm का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फ्रीक्वेंसी का डिराइव करेंगे, एंड इन द लास्ट एनर्जी का डिराइव करेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे देयर विल बी सम सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ दीज एटॉमिक मॉडल। तो
इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इसको स्टडी कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट देन गो टू इन योर मोबाइल ऐप and check an doubt option and ask the query. Till then, thank you very much. Have a nice day.